एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमजेसी का सेमेस्टर 1 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं अभी। और चैप्टर 3 में जो फर्स्ट टॉपिक है साइकोडायनेमिक एंड पर्सपेक्टिव, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। जो कोई अगर साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट पर है, जाकर आप लोग उसे पढ़ के समझ लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिहेवियरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। व्यवहारवादी उपागम का यह सुझाव है कि व्यवहार की विभिन्न दशाओं में प्राणी की आंतरिक स्थितियों का पता लगाने के स्थान पर उसके बाह्य व्यवहारों के प्रेक्षण पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो व्यवहार का अध्ययन हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। जो इंटरनल करते हैं वो हम स्कैनिंग के माध्यम से करते हैं, कोई एक्सरे के माध्यम से करते हैं। लेकिन उसमें उसका जो स्वाभाविकता होता है वो समाप्त हो जाता है। जब आंतरिक अवलोकन होता है तो उसमें नेचुरलिस्टिक जो भाव होता है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसको तो पता चल जाता है, तो उसमें कि मेरा अभी इंटरनल स्कैनिंग होने वाला है, तो उसका व्यवहार जो होता है वो नेचुरल रूप से नहीं आता है। जो दूसरा होता है व्यवहार का अध्ययन, वो एक्सटर्नली होता है, बाह्य रूप से। तो इसमें भी दो तरीके से होता है, एक पार्टिसिपेंट के रूप में, दूसरा नॉन पार्टिसिपेंट के रूप में। तो पार्टिसिपेंट में जो ऑब्जर्वर होता है या रिसर्चर होता है, समूह या समुदाय में शामिल होकर उनके जीवन का अध्ययन करता है, जिससे उसे गहन जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वो प्राप्त कर सके। जैसे किसी क्लास में बच्चे का अध्ययन करना है कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, बच्चे से पढ़ने से उनका मानसिक स्थिति क्या हो रहा है, उनका क्रिएटिविटी उनमें हो रहा है कि नहीं। तो क्लास में वो जो ऑब्जर्वर रहेगा वो बच्चे के साथ ही बैठ जाएगा, उसके साथ घुल मिल जाएगा उसी समूह में, और उसके बाद उन पर अध्ययन करेगा। और दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेंट, वो बाहर से ही उसका अध्ययन करेगा। तो उस क्लास के में बार बार जा के या पीछे विंडो के पास से या डोर के पास से वो उसको ऑब्जर्व करते रहेगा क्लास के बच्चों को। तो इसमें जो नॉन पार्टिसिपेंट है उसमें जो ऑब्जर्वर या रिसर्चर रहता है वो बाहर से ही अध्ययन करता है। तो इस बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में यही करें कि उसके बाह्य व्यवहारों के प्रेक्षण पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, आंतरिक जो स्थिति है उसके पता लगाने के स्थान पर। क्योंकि आंतरिक स्थिति में क्या होता है, नेचुरलपन जो होता है, उसका स्वाभाविकता जो होता है वो कम होने लगता है। इससे स्पष्ट है कि व्यवहारवादी उपागम में व्यवहार के प्रेक्षण तथा विश्लेषण पर ही विशेष बल दिया जाता है। इस विचारधारा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन को है, जो कि 1912 में व्यवहारवाद का स्थापना किए थे, व्यवहारवाद का स्कूल की स्थापना किए थे, जो कि संरचनावाद के विरोध में उन्होंने किए थे। उन्होंने कहा था कि व्यवहार का जो अध्ययन है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा नहीं हो सकता है, वो ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा होता है। उन्होंने वो संरचनावादी के विरोध में अपना व्यवहारवादी स्कूल की स्थापना किए थे। वॉटसन के पहले मनोविज्ञान को मानसिक अनुभूति या क्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता था। इस समय डेटा कलेक्शन की मुख्य विधि क्या थी, इंट्रोस्पेक्शन थी। तो इसका आशय किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं, इंट्रोस्पेक्शन किसे कहते हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन वो होता है जिसमें व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी भावनाओं को प्रत्यक्षीकरण संबंधी प्रक्रमों में सावधानीपूर्वक गहन प्रेक्षण, वो अपने आंतरिक अवलोकन है वो सावधानीपूर्वक अध्ययन करता है। लेकिन जो मन होता है वो चंचल होता है। तो जगह अगर कोई व्यक्ति अगर अपना आंतरिक अवलोकन करे तो मन चंचल होता है, तो एक्यूरेट उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड को काट करके Received 170 ऑब्जर्वेशन on मेथड Google Pay for Business. ऑब्जर्वेशन मेथड को दिए। प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों का उद्देश्य स्वयं अपनी ही प्रक्रियाओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करता है, ताकि मन के रहस्यों का पता लगाया जा सके। वाटसन की दृष्टि में इंट्रोस्पेक्शन पर आधारित अध्ययन निश्चय ही निरर्थक होते हैं, और उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो वैलिड नहीं आता।
इसके विकल्प के रूप में वाटसन ने यह सुझाव दिया कि यदि मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित करना है तो इसकी विषय वस्तु को वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी उसका टेस्ट करे तो बार बार एक ही रिजल्ट आए। अगर अलग अलग रिसर्चर भी अगर उसका रिसर्च का जांच करे, डेटा कलेक्शन करे, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करे या कोई भी ऑब्जर्वेशन करे तो उसका रिजल्ट बार बार एक ही आएगा। और इंट्रोस्पेक्शन का क्या होता है, वो आत्मनिष्ठ हो जाता है। तो व्यवहारवादी ने कहा कि इसकी विषय वस्तु को वस्तुनिष्ठ, प्रेक्षण योग्य, मापन योग्य बताना होगा, क्योंकि विज्ञान की आवश्यक ये सब कसौटियां हैं। कि विज्ञान कहलाने के लिए उसको क्या जरूरत है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होना चाहिए, वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, प्रेक्षण योग्य होना चाहिए और मापन योग्य होना चाहिए। वाटसन ने बल देकर कहा केवल प्रेक्षण पद्धति से ही प्राप्त विवरण या प्रदत्त वस्तुनिष्ठ होंगे। यह कार्य अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। वो इंट्रोस्पेक्शन के जैसा खुद से नहीं करना चाहिए। जिसका अध्ययन करना वो खुद नहीं करेगा, वो दूसरे व्यक्ति द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसा करके व्यवहार के वास्तविक कारण को निश्चित किया जा सकता है तथा व्यवहार एवं उसके कारण में उचित संबंध ज्ञात किया जा सकता है। वाटसन की विचारधारा उद्दीपक अनुक्रिया जो ऐशारूपागम का नाम से स्टिमुलस रिस्पॉन्स के नाम से जानी जाती है, इसे स्किनर ने व्यवहार को पुरस्कार एवं दंड का परिणाम बताया। तो इसमें स्किनर क्या बोले, स्किनर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी में बताया कि पुरस्कार सकारात्मक सुदृढ़ीकरण किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि जो पनिशमेंट होता है, दंड होता है, वो सकारात्मक और नकारात्मकता का उद्देश्य व्यवहार की संभावना को कम करना होता है। और इनकी विचारधारा ब्लैक बॉक्स अप्रोच का नाम दिया जाता है। तो अब यहाँ ब्लैक बॉक्स देखते क्या है, तो व्यवहारवादी मन को एक ब्लैक बॉक्स के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसकी आंतरिक कार्य प्रणाली अवलोकन के लिए दुर्गम है। इंजीनियरिंग में ब्लैक बॉक्स की तरह जहां इनपुट और आउटपुट तो ज्ञात होते हैं लेकिन आंतरिक तंत्र ज्ञात नहीं होते, वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या अंदर जाता है, मतलब क्या इनपुट होता है, जैसे उत्तेजना अंदर जाता है और व्यवहार बाहर आता है। व्यवहारवादी विश्लेषण करते हैं कि व्यवहार कंडीशनिंग के माध्यम से कैसे सीखा जाता है। इसके अनुसार मनोविज्ञान जैसे विज्ञान की रुचि केवल यह जानने में होनी चाहिए कि मस्तिष्क को किस तरह की सूचनाएं संरचित हो रही है तथा उसे किस तरह के व्यवहार का संपादन हो रहा है, न कि भीतर मन में वास्तव में क्या हो रहा है। इस प्रकार यह विचार व्यक्त किया गया है कि किसी भी प्रकार के व्यवहार, अधिगम, प्रेरणा इत्यादि के स्वरूप में विश्लेषण तथा व्यवहार उसमें शामिल होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण करना होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवहारवादी विचारधारा इस बात पर बल देती है कि हमारा संबंध व्यक्ति की चेतना अनुभूतियों से बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतन अनुभूति जो संरचनावादी दिए थे, चेतन अनुभूति, उनका इन्होंने बिल्कुल मतलब पूर्णतः विरोध किया था। एक अध्ययनकर्ता का उद्देश्य तो केवल यह होना चाहिए कि प्राणी में क्या क्या परिवर्तन प्रदर्शित हो रहे हैं। जहाँ तक संवेगात्मक दशा या मन स्थिति का प्रश्न है तो उसका मुखाकृति एवं हाव भाव से भी अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति अपनी चेतन अनुभूति के बारे में वर्बल रिपोर्ट तो दे सकता है और उसके आधार पर उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुमानित किया जा सकता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य मध्यवर्ती मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना नहीं होता है, जो कि पर्यावरणीय उद्दीपक एवं प्रेक्षण योग्य व्यवहार के बीच घटित होता है। उसका उद्देश्य मात्र उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच संबंध ज्ञात करना होता है। लेकिन इन्होंने आत्मनिष्ठ विधि को, इंट्रोस्पेक्शन विधि को काटा है, लेकिन वो पूर्णतः सत्य नहीं है। जैसे कि मतलब अगर इंट्रोस्पेक्शन मेथड को अगर हम हटा दिया जाए तो व्यवहार का अवलोकन करने में भी कुछ कमी आ सकती है। जैसे अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर सबसे पहले व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एक्सटर्नली, और कुछ जो होता है वो
कुछ जो होता है वो पेशेंट से वो बोलते हैं कि खुद का इंट्रोस्पेक्शन आत्मावलोकन करके बताइए। तो यहाँ क्या विधि यूज हुआ एक्सटर्नली, मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड का भी यूज हुआ। इंट्रोस्पेक्शन जो आत्ममूल्यांकन करने के लिए कह रहा है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज हुआ। तो व्यवहार का सही प्रत्यक्षीकरण करने में, व्यवहार को सही रूप से बताने में दोनों मेथड्स का सेम वैल्यू है, एक दूसरे के दोनों पूरक है, नहीं कि विरोध होना चाहिए। व्यवहार का अवलोकन करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी जरूरी है और ऑब्जर्वेशन मेथड भी जरूरी है। तो जैसे कि एक और है कि व्यवहारवादियों ने एस आर स्टिमुलस रिस्पॉन्स का अध्ययन दिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स दिया कि अगर व्यवहार आता है, स्टिमुलस आता है तो उसके साथ हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन यहाँ जैसे एक उदाहरण से हम समझेंगे कि अगर हमारे माता पिता या गुरु को इस बच्चे को एक थप्पड़ दिया तो व्यवहार क्या उसका होगा कि वो भी एक थप्पड़ देगा, लेकिन ये तो गलत है। उसके बाद इनके विरोध में आया SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो देखता है कि मारने वाला हमारा माता पिता गुरु है तो वो नहीं मारेगा। इसके बाद फिर एक और आया कि SOER स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स। तो अगर इसमें क्या कि अगर जो छात्र है या जो बच्चा है वो देखते हैं कि मारने वाला माता पिता जो गुरु है मार तो रहा है, तो उसका रिस्पांस तो नहीं करेगा मार के, लेकिन वो अगर वो गलत इन्वायरमेंट में किसी फ्रेंड्स के सामने, किसी दूसरे ग्रुप के सामने अगर मारता है तो उस बच्चे को क्रोध आता है। तो व्यवहारवादियों ने सिर्फ SR का नियम दिया, तो SR के नियम को अब SOER के रूप में प्रचलित अब हो गया है। तो सिर्फ जो इनका उद्देश्य था कि मात्र उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच संबंध ज्ञात करना होता है, तो ये अब इनका ये विरोध हुआ है कि सिर्फ उद्दीपक और अनुक्रिया SR नहीं होता है, आज के समय में SOER का संबंध ज्ञात करना होता है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, व्यवहारवादी पर्सपेक्टिव, बिहेवियरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो आप लोग इसे पढ़िए और समझिए। प्लेलिस्ट पे इसका फुल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।